दोस्तों आज हम लोग कार्टोग्राफी का एक टॉपिक अटेम्प्ट करेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग स्थानीयकरण लब्धि, स्थानीयकरण गुणांक तथा स्थानीयकरण वक्र को ज्ञात करने और बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दैट स्थानीयकरण लब्धि और गुणांक हम लोग टेबल के सहारा ज्ञात करेंगे तथा स्थानीयकरण वक्र का हम लोग निर्माण करना सीखेंगे। तो टॉपिक ये है। अब इसको ये समझना है कि इस टॉपिक किस क्षेत्र से बिलोंग है। तो हम लोग जानते हैं ज्योग्राफी में एक सेक्टर है जिसका नाम है उद्योग। ठीक है, उद्योग नाम है। तो उद्योग जब टॉपिक आपके दिमाग में आएगा तो कई बातें दिमाग में आती हैं, जैसे कि एक तो होता है कि उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग किसे कहते हैं और प्रकार हो गया। ठीक है, फिर एक आता है प्रभावित करने वाले कारक, कारक हो गए। उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक हो गया। बहुत सारे कारक होते हैं, हम लोग जानते हैं। भौगोलिक कारक है, राजनीतिक कारक है, आर्थिक कारक है, ऐतिहासिक कारक है, व्यक्तिगत कारक भी होता है, बहुत सारा कारक होता है। तो ठीक है, ये हो गया। फिर सिद्धांत बहुत सारे हैं, जैसे वेबर का औद्योगिक, वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत है, हूवर का सिद्धांत है, वॉटल्टिंग का है, ऐसे लॉस का है, इजार्ड का है, स्मिथ का है, बहुत सारे लोगों का सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा वितरण भी होता है। अब वितरण का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग प्रमुख उद्योगों के वितरण को पढ़ते हैं। इस तरह से और भी टॉपिक हो सकते हैं। तो इसमें ये सब टॉपिक तो आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कवर होगा, लेकिन इसी के रिलेटेड टॉपिक है जिसे हम लोग ये कार्टोग्राफी में रखते हैं। कार्टोग्राफी में जिसे हम लोग कहते हैं स्थानीयकरण लब्धि, स्थानीयकरण गुणांक और स्थानीयकरण वक्र। ये टॉपिक है जो आपके प्रैक्टिकल में है। और अब इसका संबंध हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें और भी टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में तीनों स्थानीयकरण लब्धि, स्थानीयकरण गुणांक तथा स्थानीयकरण वक्र मेंशन है। तो इसको हम लोग अंदर भी जाते हैं। और देखिए एक टॉपिक इसमें और हो सकता है, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। ये हो सकता है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। इस तरह से टॉपिक आप डायमेंशन खोल सकते हैं। जब इस टॉपिक में आप ये देखते हैं तो आपको सारी चीजें इस तरह से मिलती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इस पोर्शन पे हम लोग कवर करेंगे, इसको और डिटेल में देखते हैं। आप देखिए, जो शब्द आया आपको औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। अब औद्योगिक प्रदेश का क्या मतलब होता है, एक शब्द आपको एक ज्योग्राफी में मिलेगा, भूदृश्य। भूदृश्य मिलेगा। भूदृश्य का मतलब लैंडस्केप होता है, यानी कि धरती पे या पृथ्वी पर जो दृश्य दिखता है उसे हम लोग भूदृश्य कहते हैं। भूदृश्य जो होता है वो स्पेशली तीन प्रकार का हो सकता है। एक तो प्राकृतिक भूदृश्य होगा, एक सांस्कृतिक भूदृश्य होगा, एक मिश्रित करके हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं। बाकी स्पेशली दो तरह का भूदृश्य होता है। एक होता है नेचुरल लैंडस्केप, एक होता है आर्टिफिशियल या कल्चरल लैंडस्केप। लैंडस्केप अब देखिए, फिर एक भूदृश्य होता है जिसे हम लोग कल्चरल में ही एक शब्द हम लोग खोज सकते हैं, आर्थिक भूदृश्य। आर्थिक भूदृश्य यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पे आपको आर्थिक तत्वों की प्रधानता दिखे, आर्थिक तत्व की विशेषताएं ज्यादा आपको दिखे। अब आर्थिक भूदृश्य में ही आपको एक शब्द मिल सकता है औद्योगिक भूदृश्य। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसकी हम दो कैटेगरी करें हैं, ऐसे मान लीजिए, ऐसे भूदृश्य हम लोग मान लीजिए यहां लिख दें, तो भूदृश्य में दो हो गया। एक तो हो गया प्राकृतिक, एक हो गया सांस्कृतिक।
अब सांस्कृतिक में ही आर्थिक है, आर्थिक में क्या है, औद्योगिक है। बात क्लियर होगी। यानी कि औद्योगिक भूदृश्य वाले, औद्योगिक भूदृश्य की विशेषता रखने वाले क्षेत्र को ही हम लोग औद्योगिक प्रदेश कहेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि औद्योगिक भूदृश्य ही औद्योगिक प्रदेश है। यानी कि इंडस्ट्रियल लैंडस्केप इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि औद्योगिक औद्योगिक भूदृश्य ही औद्योगिक प्रदेश है। या कह सकते हैं कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे उद्योगों की, अनेक प्रकार के उद्योग या एक ही प्रकार के उद्योगों की प्रधानता हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक प्रदेश बोलते हैं। तो बात क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है कि ये अगर ये आपको मिल जाए औद्योगिक भूदृश्य ही औद्योगिक प्रदेश है, तो बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो कार्टोग्राफी का टॉपिक है वो ये है कि ये इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बात क्लियर हो गई, अब देखिए टॉपिक आपका क्या है, औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन। औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन, ठीक है। अब सीमांकन के लिए जो है कई आधारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं आपको कुछ आधार लिखाता हूं। यानी कि किसी औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन कैसे किया जाएगा। नंबर 1, कारखानों की संख्या। नंबर 2, कर्मचारियों की संख्या। नंबर 3, उत्पादन में लगे व्यक्तियों की संख्या। नंबर 4, उत्पादन में लगे श्रमिकों की, श्रमिकों का कुल जनसंख्या में अनुपात। ये हो गया। 5, ऊर्जा की मात्रा। 6, कुल औद्योगिक उत्पादन। 7, उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य में वृद्धि। उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य में वृद्धि। देखिए ये कुछ आधार दिए हैं। अब इसमें जो सवाल आपका मिलता है, जहां तक देखा गया है, ये इन आंकड़ों का उपयोग मिलेगा आपको, और इन आंकड़ों का उपयोग मिलेगा आपको, इन आंकड़ों को, जो आप यहाँ सवाल बन रहा है। बाकी ये सारे आधार हैं, सबके अपने पक्ष में तर्क हैं, सबके अपने विपक्ष में तर्क हैं। बस इसका मतलब समझ लेना। जैसे कारखाना का मतलब समझ रहे, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, कर्मचारियों की संख्या समझ रहे, कर्मचारी जो टोटल कर्मचारी हो गए, यानी कि बहुत सारे लेबर के अलावा बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तो सबको एक साथ लेकर के वो हो गया। उत्पादन में लगे व्यक्तियों की संख्या, तो ये मिला के वही है, श्रमिक का मतलब है। और उत्पादन में लगे श्रमिकों की संख्या का, श्रमिकों का कुल जनसंख्या में अनुपात कर सकता है। ऊर्जा का मात्रा का मतलब होता है एनर्जी, यानी शक्ति के संसाधन की कितना उपयोग हो रहा है, कुल औद्योगिक उत्पादन कितना हो रहा है। और उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि का मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई रॉ मटेरियल है और उसमें आपने कुछ प्रोसेसिंग किया, कुछ प्रक्रिया किया, जिससे उसका मूल्य बढ़ा, तो ये प्रक्रिया जन्य मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको देखिए इसमें भी मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, इसमें। तो आंकड़े आपको सवाल के हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन इन 3 आंकड़ों का आपको ज्यादा उपयोग दिखेगा। इसमें कभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, ये तो मोटा मोटा क्लियर हो गया। अब देखिए
देखिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, भूगोलविदों ने औद्योगिक प्रदेशों के सीमांकन का प्रयास किया। मैं कुछ नाम आपको बता दे रहा हूँ, जैसे स्टेन द गियर, ठीक है, 1927 में। फिर है हेलन स्ट्रॉक, हेलन स्टॉक, जोन्स, फिर हार्डसोर्न, फिर थॉमसन। देखिए ये नाम कुछ है, स्टेन द गियर, हेलन स्ट्रॉक, जोन्स, हार्डसन एंड थॉमसन जैसे अनेक विचारकों ने औद्योगिक प्रदेशों के सीमांकन का प्रयास किया। जो ऊपर मैंने बताया आधार, उन आधारों में से कुछ आधारों का उपयोग करते हुए इन लोगों ने क्या किया कि दो चीज को देखने का प्रयास किया। एक तो औद्योगिक संरचना, औद्योगिक संरचना कैसी है, औद्योगिक संरचना विविध है या एक ही उद्योग का जो है ज्यादा मतलब प्रभाव है, इस तरह से चीजों को देखने का। छोटे उद्योग हैं कि बड़े उद्योग हैं, समझा कि नहीं। तो ये औद्योगिक संरचना में आता। बाकी एक ऐसा केंद्रीकरण का स्तर, ये केंद्रीकरण का स्तर ज्ञात करने का प्रयास किया। तो मेन टॉपिक हमारा यही है, केंद्रीकरण का स्तर क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए किस तरह के कितने सवाल बन सकते हैं, इसको हम लोग फोकस करते हैं। बात क्लियर हो गई कि औद्योगिक संरचना और केंद्रीकरण के स्तर को ज्ञात करने के लिए इन्होंने कुछ गणितीय विधियों का उपयोग किया है, कुछ प्रस्तुतिकरण, कुछ चित्र बनाने का प्रयास किया ताकि पता चल सके कि औद्योगिक संरचना कैसी और केंद्रीकरण का स्तर कैसा है किसी क्षेत्र विशेष में, किसी उद्योग विशेष का। तो ठीक है, अब देखिए हम लोग सवाल क्या क्या बन सकता है, ये देखते हैं। बात क्लियर होगी, औद्योगिक संरचना और केंद्रीकरण का स्तर बहुत ध्यान में रखिए। अब देखिए समझने के लिए पहली बात तो देखिए संभावित टॉपिक आपको पता है कार्टोग्राफी में पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें तो ये तो हो गया केंद्रीकरण का स्तर, ये है ए, तथा केंद्रीयकरण सूचकांक, ठीक। आगे देखिए फिर है स्थानीयकरण लब्धि, व गुणांक, स्थानीयकरण लब्धि तथा स्थानीयकरण गुणांक। फिर अगला है स्थानीयकरण वक्र, ठीक है। अगला है विशेषीकरण गुणांक तथा विशेषीकरण वक्र। ये है टॉपिक है। अब इसमें देखिए आपको पढ़ना यही है, तो हम लोग को जो पढ़ना है वही करते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कभी फिर समय मिलेगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे उन सब चीज़ों को भी, तो ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक को हम लोग लिखते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। स्थानीयकरण लब्धि है, स्थानीयकरण लब्धि। अब देखिए स्थानीयकरण लब्धि जो होता है मिला के ये किसी क्षेत्र विशेष में किसी उद्योग विशेष के केंद्रीकरण को बताता है। ये दिमाग रखिए, किसी क्षेत्र विशेष में किसी उद्योग विशेष के केंद्रीकरण के स्तर को बताता है। यह अनुपातों का अनुपात होता है, नहीं देखिए दिमाग में रखिए, अनुपातों के अनुपात का मतलब जो आंकड़े आपके पास होते हैं वो अनुपात में ही होते हैं, फिर उसके अनुपात को हम लोग निकालते हैं। अनुपात का मतलब होता है बटा।
यानी कि परसेंटेज बी बटा बी, यानी कि पहले ही आंकड़े जो होते हैं अनुपात के रूप में होते हैं, फिर उनका अनुपात ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल जो मिलेंगे आपको वो किस तरह के सवाल, दो तरह के आंकड़े आपको मिल सकते हैं। जो असाइनमेंट लब्धि में आंकड़े मिलेंगे तो पहले टाइप का जो आंकड़ा होगा प्रकार फर्स्ट आंकड़ा, आंकड़ा देखिए कैसे मिलेगा, प्रदेश विशेष के प्रदेश विशेष में उद्योग विशेष में लगे व्यक्तियों की संख्या, ऐसे आंकड़ा मिलेगा। देखिए दो दो आंकड़े मिलेंगे इसमें, इसमें एक ए प्रदेश विशेष में, इसको एकदम ध्यान से उठाइए, प्रदेश विशेष में उद्योग विशेष, प्रदेश विशेष के उद्योग विशेष में, प्रदेश विशेष के उद्योग विशेष में, उद्योग विशेष में लगे व्यक्तियों की संख्या, लगे व्यक्तियों की संख्या देश में संख्या तथा देश में उसी उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत। ध्यान रखिए कि जो संख्या है वो देश में उसी उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत होगा। ठीक है, बस ना, यानी जो ये संख्या है, जो ये संख्या है, दोनों का उपयोग करते हुए उसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो एक आंकड़ा तो ये हो गया। अब दूसरा आंकड़ा देखिए, इसी में क्या रहेगा, बी रहेगा प्रदेश विशेष में, प्रदेश विशेष के कुल उद्योगों में लगी संख्या, संख्या देश में कुल उद्योग में लगी जनसंख्या का प्रतिशत। यानी कि देखिए पहले प्रदेश विशेष के उद्योग विशेष में लगी जो संख्या है उसका उसी उद्योग में, देश में, पूरे देश में जो उसी उद्योग में लगी संख्या का प्रतिशत निकालेंगे जितना भी आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपके पास, यहाँ मान लीजिए कि आपके पास लोहा इस्पात है, लोहा इस्पात है, ये मान लीजिए, तो लोहा इस्पात मान लीजिए कि झारखंड है, झारखंड है, झारखंड में लोहा इस्पात उद्योग में लगी व्यक्तियों की कुल संख्या और देश में उसी उद्योग में यानी लोहा इस्पात में ही लगे व्यक्तियों की संख्या जितनी होगी, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख लोग, 1 लाख लोग काम करते हैं लोहा इस्पात उद्योग में पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड कितने काम करते हैं, 10,000 20,000 लोग काम करते हैं, 20,000 लोग काम करते हैं। ये हो गया। तो परसेंटेज में क्या करेंगे, इसमें 100 से पूरा कर देंगे ऐसे। तो ये कट गया और ये कट गया, तो इसका मतलब कितना आ गया, 20% आ गया। तो ये आ गया इसका आंकड़ा। अब देखिए प्रदेश विशेष के कुल उद्योग में, आप मान लीजिए झारखंड में ही लोहा इस्पात उद्योग है, मैग्नीज उद्योग है, कोयला उद्योग है, टोटल मान लीजिए कि देश में आंकड़ा 1 करोड़ निकल के आया, 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। और जो झारखंड है वहां मान लीजिए 15 लाख लोग काम करते हैं। ठीक है, इसका 100 कर दीजिए ऐसे, तो 5 जीरो ये निकल गया, 5 जीरो ये निकल गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, 2.5 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 2.5 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा, एक जीरो और कम हो जाएगा। तो ये 3 2 5 कट गया, 3 2 5 कट गया, तो 10% आ गया, 10। अच्छा ये जीरो कट गया, ये कट गया, तो 15 लाख और 1 करोड़ है ना, 2.5 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यही होगा, गड़बड़ हो रहा है। 3 2 5 जीरो कट गया,
ये 100 कट गया, 15% आ गया, 15%। तो देख रहे हैं कि टोटल इंडस्ट्री और ये, तो ये आंकड़ा इस तरह से आपको ये आंकड़ा मिलेगा, सवाल में आपको यही आंकड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से कैसे जनरेट होता है ये मैं आपको बता रहा था। एक टाइप का आंकड़ा ये हो गया, बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, ये आंकड़ा दिमाग रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दूसरे टाइप का आंकड़ा कैसे होगा, ये बहुत जरूरी जाना, तभी आप सवाल का मतलब समझ पाएंगे, मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, बस आप रट लेंगे सवाल को और कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। जो दूसरा आंकड़े का प्रकार होगा, दो, यानी कि पहले आंकड़ा नंबर 1, प्रदेश में, प्रदेश में, प्रदेश के उद्योग विशेष में लगे व्यक्तियों की संख्या तथा प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, ये प्रदेश है, यानी कि देखिए ये कह रहा है कि प्रदेश के उद्योग विशेष में लगी व्यक्तियों की संख्या का प्रदेश में ही परसेंट है, प्रदेश की कुल जनसंख्या से प्रतिशत निकालिए। दूसरा ये कह रहा है कि बी, देश 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 में उद्योग विशेष में लगी व्यक्तियों की संख्या तथा देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि उद्योग विशेष में मान लीजिए हमारे पास लोहा इस्पात है, ठीक है, लोहा इस्पात मान लीजिए काम करते हैं कितने, बिहार में 1 लाख लोग काम करते हैं, आपका मान लीजिए 1 लाख लोग काम करते हैं, 1 लाख, ठीक है, और वहां की संख्या कितनी, मान लीजिए 5 करोड़ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, ठीक है, और 1 लाख लोग लोहा में काम करते हैं, पूरे 100 कर दीजिए ऐसे, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 2% लोग इस तरह से निकल गया। यानी कि टोटल जनसंख्या इस तरह से देश में उद्योग विशेष में मान लीजिए लोहा इस्पात में मान लीजिए देश भर में 1 करोड़ लोग काम करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और टोटल पॉपुलेशन देखिए कितनी है, 125 करोड़ मान लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये बढ़ा दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 25 करोड़ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जीरो पड़ेगा क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया आपका करोड़। अब यहाँ बोले 100 कर दीजिए ऐसे, देखिए पहले 3 4 7 जीरो निकल गया, और 3 4 जीरो निकल गया, ये जीरो निकल गया, ठीक है, निकल गया, 3 ये निकला, 4 ये निकला, 3 ये निकला, 4 ये निकला। अब 100 को 125 से भाग दीजिए, 25 तो का 100, 25 5 125, 0.8% आ गया, बस इतने लोग काम करते हैं। तो इस तरह से आंकड़े जनरेट होंगे, और ये आंकड़े अगर जैसे मैंने सवाल आपको खुद फ्रेम करना है, आंकड़े आप पा जाएंगे, मान लीजिए आप सीमांकन खुद किसी क्षेत्र में करना चाहते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार 2 आंकड़े आपको हमने बताया, इस तरह से और भी आंकड़े हो सकते हैं, जैसे उत्पादन प्रक्रिया मूल्यजन्य वृद्धि वाला आंकड़ा हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे कि आंकड़ा और सवाल के हिसाब से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये तो आपके होंगे, ठीक है। अब देखिए आंकड़े कैसे मिलेंगे, ठीक,
बात क्लियर हो गई। अब देखिए ठीक। अब देखिए ध्यान रखिए कि जो लब्धि का मान अगर 1 से अधिक होगा तो इसका मतलब होगा कि किसी क्षेत्र विशेष में उद्योग विशेष का संकेंद्रीकरण अधिक है। 1 से कम होगा इसका मतलब वितरण विभिन्न प्रदेशों में उद्योगों का वितरण उद्योग विशेष का वितरण समान है, ये दिमाग रखना है। ठीक है, और गुणांक का मान ही 0 से 1 के बीच में आएगा। अगर 1 आता है इसका मतलब उस क्षेत्र विशेष में या संपूर्ण जो भी क्षेत्र आपके पास है, कंप्लीट मान लीजिए 8-10 क्षेत्र प्रदेश है, तो संपूर्ण क्षेत्र में उस उद्योग का वितरण अगर 0 है तो समान है, नहीं तो एक ही प्रकार के उद्योग का केंद्रीकरण जो है संपूर्ण विभिन्न प्रदेशों में है। ठीक है, तो स्थानीयकरण लब्धि हर क्षेत्र का आएगा, हर प्रदेश का आएगा। गुणांक जो होगा सारे प्रदेशों का आएगा। भी अब सवाल मिलेगा तो हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो हमरा के अभी डिफरेंस समझते हैं, पहले सवाल हम नोट करते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए सवाल नोट करते हैं। वही है सवाल, स्थानीयकरण लब्धि निकालिए, स्थानीयकरण गुणांक निकालिए और स्थानीयकरण वक्र की रचना कीजिए। ठीक है, सवाल देखिए कैसे बना है। ठीक, चलिए प्रदेश प्रदेश फिर कुल जनसंख्या का प्रतिशत, कुल जनसंख्या का प्रतिशत। अब देखिए सवाल आंकड़ा तो मैंने बताया, यहाँ आंकड़ा क्या, उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि, उत्पादन प्रक्रिया मूल्य जन्य वृद्धि, सब प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में, वो भी प्रतिशत में है। ठीक है, ये आंकड़े आपके पास रहेंगे इस तरह से। ठीक, अब देखिए लीजिए यहाँ पे ऐसे ए का है ये 20.50, ये फिर इसका है 8.40, फिर बी 10.30, 7.60, सी 8.40, 20.50, फिर डी 25.20, फिर 11.40, फिर ई 10.10, 25.20, फिर एफ 4.70, 8.40, जी 5.30, 9.10, एच 15.50, 9.40, ये है। ठीक है, आंकड़ा है 20.50, 8.40, 10.30, 10.60, 10.40, 20.50, 25.20, 11.40, 10.10, 25.20, 4.70, 8.40, 5.30, 9.10, 15.50, 9.40, ये आंकड़ा है। अब देखिए ध्यान रखिए कि जो हमने अपने आंकड़े के टाइप बताए थे उसमें थोड़ा अलग आ गया, लेकिन जब मैं आपको आधार बता रहा था तो ये सब आपको मिला था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक अलग टाइप का आंकड़ा है, तो जो आंकड़ा मैंने बताया उससे थोड़ा सा डिफर है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी आंकड़ा आपको सीमांकन के आधार पर मिला था। देखिए इसको हम लोग संकेत में, क्योंकि हर बार लिख नहीं पाएंगे, इसको हम लोग क्यू मान ले रहे हैं, इसको हम लोग पी मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ज्ञान करना है स्थानीयकरण लब्धि, स्थानीयकरण लब्धि, तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं एल क्यू, लोकलाइजेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इससे भाग दे देना है बस। हर प्रदेश का आपको एल क्यू मिल जाएगा और उसके आधार पर आप बताने की स्थिति में आ जाएंगे कि हर प्रदेश के स्थानीयकरण लब्धि कितनी है। यानी फार्मूला इसका जो होता है ये होता है
एल क्यू बराबर बराबर क्यू बाई पी, यानी कि क्यू के स्थान पे या तो ये होगा उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि, उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि, या होगा उद्योग विशेष में का प्रतिशत करके लिखा रहेगा। ठीक है, उद्योग विशेष का प्रतिशत, ठीक है, किसी प्रदेश के संदर्भ में वही दोनों आंकड़ों से रहेगा। ठीक है, और एक होगा संपूर्ण उद्योग, तो संपूर्ण उद्योग अलग चीज हो गया, उद्योग विशेष अलग चीज हो गया। तो उद्योग विशेष शब्द जहां रहेगा वो क्यू होगा, संपूर्ण उद्योग जहां रहेगा वो जो है आपका पी रहेगा। बस इतना दिमाग में रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है एकदम सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे करके 8.40 भागे 20.50 ऐसे, फिर 7.60 भागे 10.30 ऐसे, 8.40 भागे 20.50 भागे 8.40, फिर 11.40 भागे 25.20 हो गया, फिर ऐसे 25.20 भागे 10.10, फिर 8.40 भागे 4.70, 5.30 भागे 9.10 भागे 5.30, 9.40 भागे 15.50, ये है। इसको आप यही अंदर के लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ए प्रदेश का ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, ए प्रदेश की एल क्यू, तो ऐसे एल क्यू का फॉर्मूला पता ही है कि क्यू बाई पी है बराबर 8.40 भागे 25.20.50, ऐसे लिख करके हल कर लीजिए और लिख दीजिए कि केंद्रीकरण का स्तर आ ही जाएगा, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको अपना हल करेंगे, तो हल करने में जैसे देखिए ये सब आ रहा है, जैसे 10.40 आ गया 10.40, इसको आप नीचे ही निकाल जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। 10.40, 10.73, 2.44, 10.45 और 2.49, 1.78, 1.71 और 10.7, ये आ जाएगा। इसको आप अलग अलग निकाल सकते हैं एल क्यू, ये निकल जाएगा। और अब हर प्रदेश का आप बता सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में उद्योग विशेष का केंद्रीकरण का स्तर क्या है। अगर एक से अधिक मान आ रहा है इसका मतलब केंद्रीकरण ज्यादा है, अगर एक से कम आ रहा है इसका मतलब केंद्रीकरण कम है। ये आपका हो जाएगा स्थानीयकरण लब्धि, बेहद ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, एकदम सब लोग समझ लिए होंगे। बस ये समझना है किसको क्यों मानना है किसको पी। जहां जो उद्योग विशेष रहेगा इस तरह का शब्द रहेगा, या उत्पादन प्रक्रिया जन मूल्य वृद्धि रहेगा उसको हम लोग क्यों मानेंगे, और जहां कुल टाइप का रहेगा, कुल जनसंख्या लिखा है, कुल उद्योग लिखा है, तो उसको हम लोग पी मानेंगे। ठीक है, यानी हमेशा ये वाला जो होगा ये अंश होगा, अंश होगा, ये क्या होगा हर होगा। बस इतना दिमाग में हमको बात रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपने आप सब सारी चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो बात क्लियर। अब देखिए ये बात हो गई, अस्थायीकरण लब्धि आपने निकालना सीख लिया। अब हम लोग स्थानीयकरण गुणांक निकालेंगे। स्थानीयकरण गुणांक के लिए भी कुछ नहीं करना, इसी आंकड़े का उपयोग करते हम लोग स्थानीयकरण गुणांक भी निकाल सकते हैं आगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ एक कॉलम और बढ़ेगा ऐसे, यहाँ पे लिखा जाएगा डी बराबर क्यू माइनस पी, बस डी बराबर क्यू माइनस पी। तो इसको हम लोग करते हुए चलते हैं। अब देखिए इसको करने के लिए आपको फिर कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे जैसे कि आप इसको देखिए, आप जब घटाएंगे तो पहले आ जाएगा -12.10 डी निकालेंगे, फिर इसको फिर निकालेंगे -2.70, -2.70 आ जाएगा। फिर देखिए फिर निकालेंगे 12.1 आ जाएगा,
12.1 आ जाएगा। फिर देखिए फिर आ जाएगा -13.80, -13.80 आ गया। फिर देखिए ई है 15.1 आ जाएगा, ई 15.10 आ गया। फिर देखिए ई है ना, ये ई 15.25, ठीक है। फिर देखिए एफ है, तो एफ का आ जाएगा 3.70, 370 आ जाएगा। फिर जी है, तो जी का आपका आ जाएगा 380, 380 आ जाएगा। फिर देखिए फिर है एच -6.10 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना माइनस प्लस, तो ये एकदम रहेगा इस तरह से। आप क्या करना है, फार्मूला आपका इस तरह से लगेगा कि जब निकालेंगे यहाँ लिखेंगे स्थानीयकरण गुणांक, बराबर कुल धनात्मक योग माइनस कुल ऋणात्मक योग बटा 100। ये फार्मूला होता है बटा 100। इसको कट रहा है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं फार्मूले में, देखते हैं यहाँ कट रहा हो। इसको थोड़ा सा ऊपर हम लिख देते हैं, कटे ना, जैसे लिख देता हूँ। यहाँ पे स्थानीयकरण गुणांक बराबर कुल धनात्मक योग माइनस कुल ऋणात्मक योग बटा 100। ये है, इसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। आप जोड़ेंगे जब आप, तो आप देखेंगे ना ये आएगा ऐसे, बराबर ये बराबर 34.70 माइनस 34.70 बटा 100। तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, 0 आ जाएगा, क्योंकि घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो 0 बटा 100 होगा, जो 0 बढ़ा देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हल हो गया सवाल, ये 0 आ गया, और ये बताएगा 0 से 1 के बीच में ही इसका मान आएगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे। यहाँ पे फिर से मैं कट रहा है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए 34.70 माइनस 34.70 बटा 100 बराबर 0 बटा 100 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूले को आप रख देंगे तो बात वहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया, तो हल कर लीजिएगा इस तरह से। ये फार्मूला है, फार्मूला दिख ही रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए आगे, ये हो गया। अब देखिए जब गुणांक आपने निकाल लिया तो गुणांक आपको मिल गया। अब देखिए हम लोग गुणांक निकालते क्यों हैं, गुणांक हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो स्थानीयकरण अवधि होता है ना, वो क्या करता है, प्रदेश विशेष का बताता है, प्रदेश विशेष का तो बताता है, लेकिन देश के विभिन्न प्रदेशों में उस विशेष के सापेक्षिक केंद्रीकरण को नहीं बताता, यानी कि टोटल को नहीं बताता। जैसे हमारे पास देखिए इतने रीजन है, इतने प्रदेश है, ये टोटल को बताता है, माने जो भी प्रदेश आपने लिया है वहां पे केंद्रीकरण का क्या स्तर है। देखिए इसमें ये जो आया है 0 का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जो उद्योगों का वितरण है वो समान है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं है, एकदम एकदम समान है उद्योगों का वितरण। अगर ये 0 1 की तरफ भागता या 1 आ जाता तो हम कहते हैं कि जो एक ही उद्योग पूरे, मतलब एक ही उद्योग पूरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब 8 प्रदेश में 9 प्रदेश में एक ही उद्योग पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, 0 आने का मतलब हो गया
कि हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग और समान रूप से विभिन्न प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, बस यही है। ठीक है, उद्योग का वितरण क्या है, समान है। यानी देखिए यही है कि ये उद्योग विशेष पूर्णतः एक ही प्रदेश में केंद्रित है, तो ऐसी स्थिति में स्थानीयकरण गुणांक का मान 1 आएगा। ठीक, इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे कि स्थानीयकरण गुणांक निकालने की विधि का हम लोगों ने एनालिसिस किया और इस तरह से मान क्या आया, 0 आया। ठीक, अब देखिए आगे हम लोगों ने ये बताया कि अगर 0 आएगा इसका मतलब ये हो गया कि उद्योगों का वितरण जो है सभी प्रदेशों में समान रूप से, अगर 1 आएगा तो इसका मतलब उद्योग विशेष का प्रदेश विशेष में केंद्रीकरण है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग कैलकुलेशन इस तरह से कर लेंगे। अब आगे देखिए, जब ये ज्ञात हो जाएगा तो हम लोगों को अब स्थानीयकरण वक्र बनाना है, जिसको बनाने की विधि हम लोग देखेंगे। आइए करते हैं, देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने स्थानीयकरण लब्धि और स्थानीयकरण गुणांक निकाल लिया। अब देखिए आगे का जो है वो ये है कि स्थानीयकरण वक्र बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो प्रदेश आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आपके पास है, उसको आपको जो है स्थानीयकरण लब्धि के मान के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है, रीअरेंज करना है। तो सबसे अधिक जिस प्रदेश की स्थानीयकरण लब्धि का मान आया है उसे आप पहले लिखेंगे टेबल में, और फिर क्रमशः क्रमशः उसके बाद और सबसे कम जिसका आया उसको सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं, लिखते हैं। प्रदेश, फिर यहाँ पे हम लोग लिखते कुल जनसंख्या का प्रतिशत, जिसे हम लोग पी बोलेंगे, ये हो गया। और फिर आपका ये क्यू है, उत्पादन प्रक्रिया मूल्य जन वृद्धि, उत्पादन प्रक्रिया मूल्य जन वृद्धि, जिसे आप क्यू बोलेंगे। ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक तरफ से। अब देखिए इसको लिखिए, तो पहले सबसे ज्यादा मान देखिए किसका आया है, सबसे ज्यादा मान आया है ई का। ई के आप देखो लिखिए, यहाँ पे ई लिखेंगे आप और लिखेंगे 10.10, यहाँ लिखेंगे 25.20, फिर लिखेंगे सी, सी का मान उसके बाद है 8.40, फिर यहाँ लिखेंगे आप 20.50, फिर एफ है, एफ को देखिए लिखिए 4.70, और 8.40, आगे लिखिए। फिर जी है, जी को लिखिए, जी का मान है 5.30, फिर है 9.10, फिर देखिए बी है 10.30 और 7.7, ये है। फिर देखिए एच है 15.50, 9.40, ये हो गया। फिर डी है 25.20, डी 25.20, फिर 11.40, फिर ए है 20.50 और 8.40। ये आपने क्या किया, जो आपके पास लब्धि था, समीकरण लब्धि जो आया था उसी के आधार पे आपने टेबल को रीअरेंज कर दिया। आप कुछ नहीं करना है, क्यू और पी का आपको संचयी मूल्य निकालना है।
जिसके आधार पर आपका वक्र बनेगा। तो पहले P का संचयी मूल्य, P का संचयी मूल्य, Q का संचयी मूल्य निकाल लेना है। ठीक है, और दिमाग में रखिए दोनों अंत में 100 ही आएगा, 100 ही दोनों आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप निकालेंगे तो दोनों का 100 ही आएगा। इसको इसके लिए आप कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं ताकि तेजी से काम हो जाए। आपके पास कैलकुलेटर एग्जाम में रहेगा भी, हम लोग कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, फटाफट करते हैं ताकि तेजी से हो जाए फटाफट। चलिए शुरू करिए। पहला है देखिए 10.10, 10.10 ये हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। संचय को मतलब समझ ही रहे हैं, बस आगे वाले को जोड़ देना है। 10.10 में प्लस 8.40, 18.5 आ गया, ये हो गया। अब 1850 में प्लस 4.70, 4.70 आ गया। 23.20, 23.20 आगे देखिए प्लस 5.30, 5.30 5.30 प्लस 23.20, 28.50 ये आ गया बराबर 10.30, 10.30 बराबर 8.80 प्लस 15.50, 54.30 ये आ गया। फिर प्लस 54.30 प्लस 25.20, 25.20, 79.80, 79.50, 50 आ गया बराबर प्लस 20.50, 20.50 देखिए 100 आएगा, 100 ही आ गया। ऐसे ही इसका भी 100 आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तो आंकड़ा हो गया 25.20, 25.20 ये आ गया। अब देखिए फिर इसमें आप जोड़ेंगे 20.50 प्लस 25.20 प्लस 20.50, 20.50 आ गया 45.70, 45.70 प्लस 8.40, 40, 54.1, फिर प्लस 9.10, 63.2, 2 ये आ गया प्लस 7.60, 7.60 आ जाएगा 70.80, ठीक है, प्लस 9.40, 80.2, 20 प्लस 11.40, 11.6 देखिए प्लस 8.40, 8.40 आ गया कितना 100, ये आपको मिल गया। संचयी मूल्य आपको मिल गया। आप देखिए इन्हीं संचयी मूल्य को उपयोग करते हुए आप स्थानीयकरण वक्र बनाएंगे। ठीक, इसका एक हम फोटो खींच लेते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी रहे।
चलिए शुरू करते हैं बनाना। देखिए कुछ नहीं करना, 100 ही है ही। तो आप पहले ग्राफ पेपर मिलेगा या सिंपल पेपर, ग्राफ पेपर मान लीजिए आपके पास है, तो आप स्केल मांगेंगे वाई के लिए पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10। ठीक है, फिर ऐसे एक्स के लिए पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10, दोनों पे। अब ये क्या है, प्रतिशत के रूप में यूनिट है, क्या है, इकाई है। प्रतिशत के रूप में यहाँ इकाई है, प्रतिशत के रूप में ये है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे 10 सेंटीमीटर खींच देंगे, 100 हो जाएगा। इधर ऐसे 10 सेंटीमीटर खींच देंगे, 100 हो जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे खींच देंगे, ये बन गया। अब यहाँ पे आप अगर सेंटीमीटर, तो इसमें से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये अपना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये हो गया। फिर यहाँ पे ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, यहाँ पे लिख दीजिए इसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यहाँ पे आप Q को दिखाएंगे, उत्पादन प्रक्रिया मध्य जो वृद्धि, यहाँ पे आप P को दिखाएंगे, कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो भी रहेगा। यहाँ पे आप लिख देंगे उत्पादन प्रक्रिया मूल्य जन वृद्धि, यहाँ पे लिख देंगे कुल जनसंख्या का प्रतिशत। तो ये हो गया आपका। अब देखिए आप एक कर्ण ऐसे खींच देंगे, विकर्ण, यानी कि इस तरह से ये ऐसे खींच देंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों संचयी मानों का उपयोग करते हैं। मान लीजिए ए प्रदेश पर ई आपको दिखाना है, तो ई में पहला देखिए आपका जो क्यू है वो कितना है, 25.20 है। हाँ, पहले पी देखिए, पी 10.10 है, तो ये 10 हो गया, एक खाना और चले जाएंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर में आप बराबर 10 यूनिट है। अगर 1 मीटर जाएंगे तो आपको यानी कि 1 यूनिट के बराबर बताएगा। 10.10 का मतलब यहाँ हो गया, और फिर उसके आगे 25.20 है, तो 20 हो गया, 25 ये, तो ऐसे आप जाएंगे ऐसे यहाँ पे, तो आपको ये मिल जाएगा 25.20 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ई हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए आगे क्या है, फिर है जो पी है वो है 18.50। पी 1850, यानी कि देखिए ये 20 के आसपास नहीं होगा, और जो क्यू है वो 4570 है, तो ये 4570 यहाँ नहीं होगा, तो ये ऐसे ऐसे जा करके ये यहाँ कहीं चला जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्या है, सी हो जाएगा। आप देखिए आगे फिर है 23.20, तो 23.20 यहाँ कहीं होगा, आगे 54.10 है, तो 50 ये 54 माने ये हो जाएगा, ऐसे 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 यहाँ कहीं आ जाएगा। ये आपका क्या है, एफ है, एफ है। आगे देखिए जी, जी का है 28.50 है, 30 के आसपास होगा, लेकिन इसके आगे 63 है। क्यू, क्यू है 63, तो ये आपका 63 है। ठीक, ये 28 है, तो ऐसे जाएगा, ये कहीं यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, तो ये क्या है, जी है, जी हो गया। अब देखिए आगे 6 पी और कितना, 38.80, ये कहीं ये पहुंच गया यहाँ पे। उसके आगे क्या है, 70 है, तो ये 70.80 है, 13 में 71 हो गया, ऐसे ये फिर यहाँ नहीं चला जाएगा। ये आपका क्या है, बी है, बी है। फिर देखिए क्या है, जो आपका एच है 54.30 है, तो ये यहाँ नहीं जाएगा, और जो आपका इसके सामने का क्यू है 80.20 है, तो यहाँ नहीं जाएगा, तो ऐसे ये ऐसे चला जाएगा। ये आपका क्या आया है, एच आया है।
एच। ठीक, फिर डी देखिए कितना आया है, इधर तो है 1950, तो ये 79 मतलब यहाँ चला गया, और इधर है 6160, ये है, ऐसे जाएगा ये, लेकिन यहाँ पहुँच जाएगा, ये आपका क्या है, डी है। और लास्ट मान आपका 100 है, तो ये आपका 100 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना यहाँ पे पहुँच जाएगा ए। ठीक है, तो ये पहुँच गया यहाँ पे, और इस तरह आप देखेंगे इसको, फिर यहीं से ऐसे इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, और लास्ट वाले को ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपका ये आपका वक्र बन गया। इस तरह से हम लोग स्थानीयकरण वक्र बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग को एक्सप्लेनेशन करना है। तो इस तरह देखिए ये वक्र बन के तैयार हो गया। यहाँ लिख दीजिए आप स्थानीयकरण वक्र। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर ये वक्र जितना इसके इस कर्ण के पास है, इसका मतलब उद्योग विशेष का सभी प्रदेशों में वितरण समान है। ठीक है, और ये जितना इस कर्ण से बाईं तरफ, देखिए ये इसमें बाईं तरफ भागेगा, इसका मतलब उतना ही उद्योग में सामान्य केंद्रीकरण यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा आ रही है। ठीक है, दिमाग रखना है कि अगर ये कर्ण जितना बाएं भागेगा, इसका मतलब उद्योग विशेष में उद्योग विशेष उतना ही उद्योग विशेष में समान केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होगी, यानी केंद्रीकरण आपको दिखेगा, और जितना इसके पास रहेगा इसका मतलब उद्योग विशेष का सभी प्रदेशों में समान वितरण है। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको एक चीज मैंने बताया था, अब एक हम लोग समराइज करते हैं। एक चीज है स्थानीयकरण लब्धि। फार्मूला क्या होता था, क्यू बाई पी, सभी प्रदेशों का निकलेगा। इसका मान देखिए अगर एक से अधिक है, एक से अधिक है, इसका मतलब है कि प्रदेश विशेष में उद्योग विशेष का केंद्रीकरण अधिक है। ठीक है, अगर एक से कम है, एक से कम है, इसका मतलब प्रदेश विशेष में उद्योग विशेष का केंद्रीकरण कम है। ये क्लियर हो गया। गुणांक देखिए ये जो होता है स्थानीयकरण लब्धि जो होता है वो क्या करता है कि किसी उद्योग के केंद्रीकरण को बताता है, किसी प्रदेश विशेष के संदर्भ में बताता है, जबकि जो गुणांक होता है वो केंद्रीकरण वही बताता है, लेकिन वो देश के विभिन्न प्रदेशों में उद्योग विशेष के सापेक्षिक केंद्रीकरण को बताता है। तो कुल मिला के अगर गुणांक की बात आ जाए, गुणांक, तो ये देश के विभिन्न प्रदेशों में उद्योग विशेष के सापेक्षिक केंद्रीकरण को बताता है। बस ये ध्यान रखिए, इसका मान 0 से 1 के मध्य आता है, ये दिमाग रखिए। अगर 1 आ रहा है इसका मतलब उद्योग विशेष का केंद्रीकरण किसी एक ही क्षेत्र में है। ठीक है, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब उद्योग विशेष का वितरण सभी प्रदेशों में समान रूप से। देखिए ध्यान रखिए कि जो स्थानीयकरण गुणांक होगा आपको सिर्फ एक मान मिलेगा, जबकि जो स्थानीयकरण लब्धि होगा वो हर प्रदेश का आपको मिलेगा। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है मैंने बताया था कि कुल, क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, डी पहले निकालते हैं, डी माने डिफरेंस, क्यू माइनस पी करते हैं आंकड़े में, सबको पता है, उसको रिवाइज करिएगा। और फिर क्या करते हैं, सारे प्लस को और सारे माइनस को का योग कर लेते हैं, योग, इसका भी योग, इसका भी योग कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में कर देते हैं ऐसे, और इसको माइनस करके बटा 100 कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, जब क्यू माइनस से निकालेंगे कुछ मान प्लस में आएगा, कुछ मान माइनस में आएगा, तो सारे प्लस का योग सारे माइनस करेंगे, फिर उसका डिफरेंस या फिर माइनस कर देते हैं, बटा 100 कर देते हैं, कुछ आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ये ध्यान रखिए, 0 से 1 के बीच में ही उसका मान आएगा। जो भी आएगा अगर वो एक की तरफ है, इसका मतलब दो विशेष का किसी प्रदेश विशेष में वितरण जो है, अगर एक की तरफ भाग रहा है इसका मतलब केंद्रीकरण अधिक हो रहा है, अगर 0 की तरफ भाग रहा है इसका मतलब उद्योग विशेष का सभी प्रदेशों में वितरण समान है। तो ये आपका टॉपिक आज का है। तो हम लोगों ने स्थानीयकरण लब्धि, स्थानीयकरण गुणांक और स्थानीयकरण वक्र बनाने की विधि को सीखा एक सवाल के माध्यम से। ठीक है, तो ये आज का रहा। बाकी इसमें जो एक दो टॉपिक और है, किसी दिन समय मिलेगा तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी जो आपके एग्जाम में आता है यही आता है, इसको अपना बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। एक दो सवाल आप अंशांश से देख करके हल कर लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, ओके, थैंक यू।